नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। यानी कि एक लोकतंत्र के अंदर मानव को कौन कौन से अधिकार दिए गए, मैं उन अधिकारों की बात करूंगा। मैं इन अधिकारों की बात कुछ उदाहरण लेते हुए करूंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता। अगर हमारे पास ये मौलिक अधिकार न होते तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते। तो इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे। तो यहाँ देखो कि अधिकारों के महत्व का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है जिसके जीवन में अधिकारों का अभाव है। निम्नलिखित 3 उदाहरण बताते हैं कि अधिकारों के अभाव में जीने का क्या अर्थ है। और उसमें पहला है गुआंतानामो बे का जेल। देखो बच्चों, गुआंतानामा बे का जो जेल था ना, ये अमेरिकियों द्वारा बनाया गया था और उन्होंने इस जेल के अंदर ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया या डाल दिया था जो कहीं ना कहीं उनके देश के लिए खतरा साबित, यानी कि उन्हें लगता था कि वे जो लोग हैं उनके देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो उन लोगों को बिना कोई वारंट के, बिना कोई प्री सूचना के उन्हें जेल में डाल दिया गया। और बाद में जेल में डालने के बाद उन्हें खुद के लिए आवाज उठाने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया। जब वो भूख हड़ताल करते तो जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाया जाता था और ना ही उनके लिए कोई कोर्ट यानी कि कोई न्यायपालिका थी, ना ही उनके लिए कोई न्याय की गुहार लगाने वाला था। यानी कि उन्हें एक कोठरी में बंद करके भुला दिया गया था। और जब इसका मामला यूएन के अंदर उठा तो उसके बावजूद भी अमेरिका ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूं कि वो जो कैदी थे उनके जो अधिकार थे, यानी कि उनका जो स्वतंत्रता का जो अधिकार था, उनका जो बोलने का अधिकार था, वो उनसे छीन लिया गया था। तो हम इस उदाहरण के अंदर उसी की बात करेंगे कि अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें लगता था कि ये लोग उनके देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। यह एक स्थान है बच्चों अमेरिका के अंदर और अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। तो बच्चों 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था। तो उसी हमले के दोषी मानते हुए उन्होंने इन 600 लोगों को क्या किया था, गिरफ्तार किया था। अनस, अब इन लोगों में से एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं कि अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। यानी कि किसी एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर अपने बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अधिकांश मामलों की गिरफ्तारी की सूचना किसी को भी नहीं दी गई। यानी कि कोई भी संस्था को, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संस्था हो या उस व्यक्ति विशेष से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति हो, परिवार वालों, मीडिया, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों तक को इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। यानी कि जेल में डालने के बाद इनसे कोई भी व्यक्ति दूसरा जो इस जेल से संबंधित नहीं था वो उनसे नहीं मिल सकता था। उसके अंदर यूएन भी शामिल था। न ही ये कैदी किसी अदालत के दरवाजे खटखटा सकते थे। यानी कि इनके मौलिक अधिकार जो थे वो इनसे छीन लिए गए थे। और एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, बच्चों ये एक संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठा की और उन कैदियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया। यानी कि ये बात सबसे पहले जब बाहर आई, उजागर हुई, तो कहीं ना कहीं इस एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था का ही हाथ था। उन्होंने इन कैदियों के बारे में पता किया, जानकारी जुटाई और दुनिया को इनके बारे में बताया। कैदी भूख हड़ताल करके अपनी स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहते तो उन्हें जबरदस्ती नाक मुंह के रास्ते खाना खिलाया जाता था। निर्दोष करार कैदियों को भी रिहा नहीं किया गया। और जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देने को कहा तो इसे भी मानने से इनकार कर दिया गया। यानी कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के हुक्म को, आदेश को भी ठुकरा दिया था। इनका मानना था कि अगर यहाँ इस जेल से कोई बाहर गया तो हो सकता है इस जेल के बारे में और इस जेल में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए। इसलिए जो कैदी
गुनहगार ना होते थे, यानी कि जिन्हें बेगुनाह साबित भी कर दिया जाता था तो भी उन्हें जेल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अब मैं दूसरी बात करूं, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। जैसा कि बच्चों आपको पता है सऊदी अरब एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ मुस्लिमों के अलावा जो अन्य धर्म थे उन्हें कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा माना जाता है महिलाओं की अपेक्षा। अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है तो अपने घर में ही पूजा पाठ कर सकता है, घर से बाहर पूजा पाठ नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ प्रावधान थे। आइए देखते हैं कि सऊदी अरब की सरकार अपने ही नागरिकों के साथ दोहरा बर्ताव करती है। देश में एक वंश का शासन चलता है, जैसे कि अलग अलग वंश होते हैं, तो किसी एक वंश का शासन चलता है तो उसी वंश के लोगों का ध्यान रखा जाता है, अन्य जो दूसरे वंश के लोग हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। जनता को इसे चुनने और बदलने में कोई भूमिका नहीं है, यानी कि जनता उस जो शासक है उसे ना तो चुन सकती है और ना उसे बदल सकती है। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, यानी कि वो अंतिम है, वो अकेले ही ऐसे लोग हैं जो अपने लिए विधायिका और कार्यपालिका का चुनाव करेंगे। अगर मैं बात करता लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोग चुनकर कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ जो शाह थे वही अपने लिए कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव कर रहे थे, तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए लोग उनको कभी भी सत्ता से नहीं हटा सकते थे। शाह ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, यानी कि उनके खिलाफ कोई कोर्ट के अंदर या न्यायालय के अंदर भी नहीं जा सकता था, और न्यायालय के निर्णयों को शाह पलट सकता था, यानी कि उसके पास जो सबसे ज्यादा जो पावर थी वो शाह के पास ही थी। वो किसी भी निर्णय को पलट सकता था, यानी कि उसके खिलाफ ना ही तो कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती थी और ना ही उसे कोई पद से हटा सकता था। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन का गठन नहीं कर सकता था, यानी कि उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकता था। जनता को धार्मिक आज़ादी नहीं थी और केवल मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यानी कि देखो आप, एक प्रकार से तानाशाही थी। शाह का राज था, जैसा शाह चाहेगा वैसा ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। दूसरे धर्मों के सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। वे अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं, यानी कि बाहर तो वे पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। सऊदी अरब में औरतों और पुरुषों में वैधानिक रूप से अंतर किया जाता है और सऊदी अरब में महिलाओं पर अनेक सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं, जैसे मताधिकार, वाहन चलाना, यानी कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी महिला को मत का अधिकार नहीं है और कोई भी महिला वहां वाहन नहीं चला सकती। और अगर किसी अन्य देश के अंदर जाती है तो अकेली कोई भी महिला नहीं जा सकती, उसे एक पुरुष साथी की आवश्यकता होगी जो एक मुस्लिम ही होना चाहिए। अब मैं तीसरी बात करूं तो कोसोवो में जातीय नरसंहार। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था। यहाँ अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु पूरे देश में सर्व लोग बहुसंख्यक थे। यानी कि अगर मैं सिर्फ कोसोवो की बात करूं तो यहां अल्बानियाई लोगों की संख्या ज्यादा थी, जबकि पूरे देश के हिसाब से देखें तो सर्व जो लोग थे इनकी संख्या ज्यादा थी। यानी कि पूरे के अंदर मिला के देखूं तो सर्व बहुसंख्यक थे और अकेले कोसोवो में देखूं तो जो अल्बानियाई है ये लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने, ये एक व्यक्ति का नाम है जो वहां का शासन चला रहा था, ने कोसोवो में चुनावों में जीत हासिल कर ली। यानी क्या किन्हीं तरीकों से, अब चाहे वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करके हो या कैसे भी हो, वो कोसोवो में जीत चुका था और ये जो जीता था ये उग्र सर्व राष्ट्रवाद चाहता था, यानी कि ये पूरे देश के अंदर सर्व जो है उसे महान बताना चाहता था। तो मिलोसेविक सरकार का अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। ये चाहते थे कि जो अल्बानियाई लोग हैं जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाए या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। और कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में अल्बानियाई परिवार के साथ घटना घटी, यानी कि इसी घटना का हम भी जिक्र करेंगे कि वहां क्या घटना घटी। तो आप देख सकते हो कैसे एक ही देश के अंदर बसने वाले दो समुदाय में एक समुदाय के जब लोग सत्ता पर आ गए तो कैसे दूसरे समुदाय के मानवाधिकारों का हनन किया गया, उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार देने से वंचित कर दिया गया, उनको उनके घरों में जाकर मारना प्रारंभ कर दिया गया। जिसकी एक घटना आपके सामने है, ये देखो कि 74 वर्षीय बतिशा होमसा
अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उस दिन की घटना की बात कर रहे हैं। और सर्बिया की फौज शहर में घुस आई थी और विस्फोट होने लगे। तभी दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आ गए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? यानी कि उस दिन की घटना के बारे में बता रहे हैं कि दो मियाँ बीवी बैठे थे और हाथ तपा रहे थे। और वो जो लोग थे वो अल्बेनियाई समुदाय के लोग थे। और वहाँ आपको पता है सर्व समुदाय आ चुका था, तो उसकी कहानी मैं बताता हूँ आपको। तो इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी और होम्सा की शादी की अंगूठी उतार फेंकी और उसके घर को आग लगा दी। तो आप देख सकते हो कैसे वहां की फौज ने ही नरसंहार शुरू कर दिया था, कैसे उसके घर में घुसकर उसको गोली मार दी गई बिना किसी जुर्म के, यानी कि वह किसी भी प्रकार का अपराधी न होते हुए भी इन भयावह घटनाओं का शिकार हुआ। और वह बरसात में बेसहारा बेबस लाचार सड़क पर खड़ी थी, यानी कि उसको घर में आग लगा दी गई। तो जो बत्तीसा थी अब अपने ही घर से बेघर हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं ये मानवाधिकारों का उल्लंघन का ही काम चल रहा था। तो यह सब उसके साथ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ने किया। ये नरसंहार देश की सेना ने लोकतांत्रिक नेता के कहने पर किया, जो जातीय पूर्वाग्रह से प्रेरित था। आखिरकार कई देशों की दखल से यह काम रुका और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मिलोशेविक के खिलाफ मानवता विरुद्ध कृत्य के लिए मुकदमा चलाया गया। बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये हैग नीदरलैंड के अंदर स्थापित है और इसी के अंदर मिलोशेविक के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी पाया गया। तो आप देख सकते हैं कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन अलग अलग तरीकों से हुआ। सबसे पहले मैंने अमेरिका का एग्जाम्पल बताया, तो उसके अंदर लोगों को बिना कोई जानकारी के जेलों में डाल दिया गया और बाद में उनके सभी मानवाधिकारों का हनन किया गया। इसके बाद अपने कोसोवा की बात की, तो कोसोवा में आपने देखा कैसे ही एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोग नफरत की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर चुके थे और वहां के नेता ने उन्हीं लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया था, एक जन नरसंहार प्रारंभ कर दिया था। हमने सऊदी अरब के बारे में देखा कि कैसे वहां महिला और स्त्रियों में महिला और पुरुषों में फर्क किया जाता है, कैसे वहां के लोग अन्य धर्मों के लोगों को उन्हीं के धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकते हैं या नहीं करने देते। तो ये सब जो बातें हैं बच्चों सभी मानवाधिकारों के जो मानव के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करते हैं। तो लोकतंत्र में अधिकार, अब मैं बात करता हूं अधिकारों की, यानी कि मैं कह सकता हूं बच्चों अधिकारों की समझ उन्हीं लोगों को ज्यादा है जिन्हें अधिकार से वंचित किया गया था। जैसे आपने देखा कि अगर उन लोगों के पास अधिकार होते तो वो ऐसा काम करते ही नहीं होने देते। आज हमें अधिकार पता है पर हमें उन अधिकारों का आज हमें अधिकार मिलते हैं पर हमें उन अधिकारों का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा और उल्लंघन नहीं होगा तब तक हमें इसकी जानकारी भी नहीं पड़ेगी। अधिकार का मतलब ये होना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा, उसके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो, यानी कि समानता का भाव हो, स्वतंत्रता का भाव हो। ये सब भाव होने चाहिए किसी के अधिकार के लिए। कुछ भी गलत होता है या गलत करना है तो दोनों पक्षों की बातों को जांच परख करनी चाहिए, यानी कि अगर न्याय की व्यवस्था हो तो ऐसे नहीं है कि पूर्वाग्रसित होकर, यानी कि किसी एक व्यक्ति की तरफ सोचकर ही फैसला किया जाए। अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार की क्या जरूरत है? देखो बच्चों, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का लोगों द्वारा शासन या लोगों का लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा शासन। तो लोकतंत्र के अंदर अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी उसकी बात अपने करते हैं कि इसमें हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार तो यही बच्चों, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे मूल ढांचा है चुनाव, यानी कि लोग चुनाव करेंगे और उस चुनाव के कारण उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कहीं ना कहीं संसद के अंदर पहुंचेंगे। तो अगर ये चुनाव का अधिकार ही नहीं होता तो क्या ये लोकतंत्र संभव था? तो ये बात कर रहा हूं, चुनाव के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। इसके अलावा लोकतांत्रिक चुनाव में लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं, यानी कि उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। राजनीतिक पार्टी बनाने और इनकी गतिविधियों को आजादी है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो कुछ भी अपने
जो भाव हैं अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें संगठन बनाने का अधिकार है, उन्हें भाषण देने का अधिकार है, उन्हें सभाएं बनाने का अधिकार है, देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का अधिकार है, यानी कि हर एक प्रकार की स्वतंत्रता उपस्थित है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को बराबर अधिकार है। तो अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का खनन भी होता है तो वह न्यायालय के अंदर इसकी बात उठा सकता है। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसा है, यानी कि मान लो आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो आपकी उस प्रकार की जो स्थिति बन रही, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि कैसे उन व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया था। जेल में डालने के बाद उन्हें ना तो बोलने की स्वतंत्रता थी, न अपने खिलाफ हुए जो अपराध है तो अपराध को साबित करने के लिए कोर्ट में जाने की भी अनुमति नहीं थी। सरकार भी कभी कभी तानाशाही करने लगती है, जैसा कि आपने देखा कोसोवो के अंदर कैसे वहां का जो शासक था वो तानाशाह बन चुका था, अपने ही देश के दूसरे समुदाय के लोगों के साथ कैसे नरसंहार कर रहा था। तो इससे बचाने के लिए संविधान बनाया गया है जिसे सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी कि एक ऐसा संविधान होता अगर कोसोवो के अंदर जिसका वो जो नेता है वो उल्लंघन न कर पाता तो वहां कभी भी नरसंहार नहीं होता। तो ये आवश्यकता है बच्चों लोकतंत्र की। लोकतंत्र होना क्यों जरूरी है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं। भारतीय संविधान में अधिकार कि अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, जिसमें देखना कि अधिकार, कुछ अधिकार जो हमारे जीवन के लिए मौलिक हैं उन्हें भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया है और उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। देखो बच्चों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में दिए गए हैं, इनका उल्लेख किया गया है भाग 3 में, और ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक लिखे गए हैं। जैसा कि अपने देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में आगे अपने देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। ये बुनियादी मानवाधिकार हैं जो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं, और ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत है, मतलब संविधान में लिखित है। किसी व्यक्ति को जन्म से ही ये अधिकार दिए जाते हैं। वे अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय सुरक्षित करने का वादा करते हैं, इसलिए वे भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। यानी कि अधिकारों का हमारे भारतीय संविधान में लिखा होना ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि संविधान का भाग 3 जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग साबित होता है, क्योंकि भाग 3 के अंदर ही मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। संविधान द्वारा भारत में नागरिकों को मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं जब संविधान बना था उस समय हमें कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, पर बाद में इसमें संशोधन करके एक मौलिक अधिकार को यहां से हटा दिया गया जो था संपत्ति का अधिकार, उसे यहां से हटा दिया गया है। तो अब अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? सिर्फ 6, जिनमें से है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि कुल 6 प्रकार के अभी दिए गए हैं, और जो 7वां था जो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, वो अब हमसे छीन लिया गया है। आगे देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है बच्चों कि कानून की नजर में हर एक व्यक्ति समान है। अब चाहे वो धनी व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, यानी कि वो किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, यानी कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। उन्हें नौकरियों के अंदर बराबर के अवसर मिलते हैं। तो ये कुछ समानता के अधिकार हैं, जिसके अंदर हमारे देखते हैं बात कि सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता, यानी कि इस चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप तो इस धर्म से संबंधित है, आप यहां नहीं आ सकते। तो ये सब कुछ भाव नहीं हो सकते। सरकारी में किसी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है, यानी कि अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो इसमें ऐसा प्रावधान कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ इस नौकरी के लिए तो सिर्फ इसी समुदाय के लोगों को रखेंगे या दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं रख सकते। तो ये भी उनके मानवाधिकार का उल्लंघन पाया जाएगा या उल्लंघन होगा। किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो
सब पर कानून समान रूप से लागू होते हैं, यानी कि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, कोई आम नागरिक भी क्यों ना हो, सभी के नज़र में कानून जो है, या कानून की नज़र में सभी क्या है, एक जैसे हैं, समान हैं। कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अब बच्चों में अगर अनुच्छेद की बात करूं तो जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 में हमें बताया गया है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून निर्माण के जो करती हैं, जो कानून निर्माण करती है वो जो विधि है, यानी कि कानून जो है, तो कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर विभेद यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमें आर्टिकल 15 में बताया गया है। 16 के अंदर लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में बराबर है, समानता सबको दी गई है। 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत नहीं कर सकते, आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। और 18 की बात करूं तो उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब ऐसे है बच्चों, जैसे अगर आपको कोई भी देश या उपाधि भी देता है, जैसे कि आपने देखा होगा भारत रत्न या भारत विभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो उपाधियां हैं बच्चों, ये उपाधियां दी जाती है अनुच्छेद 18 के तहत। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को उपाधि मिली थी या जो राजा थे, तो उन सबकी उपाधियों का अंत किया गया था अनुच्छेद 18 के तहत। अब मैं बात करता हूं स्वतंत्रता का अधिकार। पहला आ गया हमारा समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार था बच्चों वो 12 से लेके 18 तक था, यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18। जबकि मैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता हूं तो ये है अनुच्छेद 19 से लेके बच्चों अनुच्छेद 22 तक। इसमें क्या आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता यानी कि एक जगह इकट्ठा होने की, सभा करने की, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता यानी कि आप देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशा करने की स्वतंत्रता। जैसे कि अब मैं आपको बताया कि स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो 19 से लेके 22 तक है। तो हम हर एक अनुच्छेद के बारे में देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंदर क्या चीज बताई गई है। सबसे पहले अनुच्छेद 19 की बात करूं तो वाक स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण। जैसे कि हमने पीछे देखा, ये जितने भी है ये सारे अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करूं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब तक आप पर दोष सिद्ध ना हो जाए आपको अपराधी नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपने प्राण बचाने की स्वतंत्रता है, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और इसी आर्टिकल अनुच्छेद के तहत आप किसी भी राज्य सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर सकते हो कि वो आपको शुद्ध जल और शुद्ध हवा प्रदान करें। अनुच्छेद 21 के बच्चों ये बाद में जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा, और इसमें आता है शिक्षा का अधिकार, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। और अनुच्छेद 22 के अंदर आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण। आगे देखते हैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों देखो, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर दी गई है। अभी हमने बात की थी स्वतंत्रता की, वो थी 19 से 22 और बाद में 25 से 28 में आती है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हो, या अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी कर्तव्य या कार्य कर सकते हो। तो हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार किसके तहत दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत। हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक कामकाज के प्रबंधन की आजादी है। अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा या लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, यानी कि आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया 25 से 28 आते हैं, तो अनुच्छेद 25 के अंदर दिया गया है अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 की बात करूं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में। और 28 की मैं बात करूं तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कि आप देख सकते हो, आपने देखा होगा जैसे अलग अलग स्थानों पर मदरसे होते हैं तो वो कहीं ना धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, तो इसकी भी स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है। शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, बच्चों इसमें आते हैं, अभी हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर देखा 25 से 28, और इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 29 और 30, और जो आर्टिकल 31 था बच्चों वो था संपत्ति का अधिकार, जो अब यहां से हटा दिया गया है और इसे यहां से हटाकर आर्टिकल 300 कै में ले जाया गया है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, शैक्षणिक और शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकारों के तहत किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक स्कूल के अंदर, एक विद्यालय के अंदर कोई एक ही धर्म के लोग पढ़ते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आते हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आता है अनुच्छेद 19 के अंदर, और अनुच्छेद 30 के अंदर आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए स्कूलों का निर्माण कर सकता है और उनका प्रबंधन कर सकता है। अब आता है बच्चों शोषण के खिलाफ अधिकार। इससे पहले हमने एक पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, वो था 19 से 22, और ये होता है बच्चों 23 और 24, यानी कि इसके तहत आते हैं अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के, जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि ये शोषण होने से बचाता है। संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप किसी व्यक्ति को किसी और अन्य स्थान पर भेज सकते हैं गुलामी के लिए, या किसी और को बेच दें, किसी अन्य देश में बेच दें, ऐसा नहीं कर सकते। संविधान किसी किस्म के बेगार का मतलब होता है बच्चों बिना किसी इनकम के या बिना किसी धन के कार्य करवाना, यानी किसी व्यक्ति को बिना कोई धन दिए उससे कार्य करवाना होती है बेगार, या जबरन काम लेने का मना करता है। और संविधान बाल मजदूरी, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी मजदूरी को या कोई भी मजदूरी नहीं करवा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इसके अंतर्गत आते हैं, और 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्शर्म का प्रतिषेध, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते, और दूसरा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब मैं बात करता हूं बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा छठा अधिकार है। और सातवां जो अधिकार था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो संपत्ति का अधिकार था, अब उसे यहां से निकालकर बाहर कर दिया गया है। और ये आता है बच्चों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और इसे संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार था उसे इसे ही बताया था। और इसके अंदर क्या आता है, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगे कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मानवाधिकार आयोग, यानी कि इन अधिकारों का ध्यान रखने के लिए जो आयोग बनाया गया उसका नाम है मानवाधिकार आयोग। तो भारत सरकार ने 1993 में मानवाधिकार आयोग गठित किया, और 14 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आज भी गठित है। अब मैं बात करता हूं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की। जो मानवाधिकार थे इनका प्रमुख, जो मानवाधिकार आयोग जो था इसका प्रमुख जो कार्य है वो होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई बच्चों, 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की
रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था आर्टिकल 32 के तहत हम हाई कोर्ट। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, हम यहाँ जिला जो न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, वहां नहीं जा सकते। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय या जो देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। विधायिका जो विधि का बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका जो उसे लागू करवाते हैं कि किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन है या उन्हें कोई कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा, उसे मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और उसे क्या कर दिया जाएगा, या कोर्ट के द्वारा, हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है, यानी कि किसी भी सूरत में हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन होने से बचाती है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण भारतीय अदालतें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम हैं। अब मैं बात करता हूं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को प्राप्त नए अधिकार। जैसे कि आपको पता है दक्षिण अफ्रीका को आजादी मिली थी 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। इसके अंदर जो अधिकार दिए गए वो निजता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार और स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन और उन तक पहुंच का अधिकार, यानी कि कुछ मूल अधिकार जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी दिखे गए हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने जो लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार थे उनके बारे में जाना, कैसे मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं उसके बारे में जाना। तो बच्चों इस अध्याय के साथ साथ हमारा जो राजनीतिक खंड है वो भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।